जो भी तुम्हें शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक दृष्टि से कमजोर बनाए उसे जहर की भांति त्याग दो। क्या बात है, वाह। 3 प्रकार की चीजें होती हैं, एक युवावस्था का सदुपयोग, एक दुरुपयोग, एक अनुपयोग। मतलब उपयोग ही नहीं हो रहा है, अनुपयोग मतलब उपयोग ही नहीं हो रहा है, जैसे चलते चला रहा है। एक दुरुपयोग की शक्ति का किसी और के अहित के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, और एक सदुपयोग किसी के उत्थान के लिए आप कार्य कर रहे हैं। तो हरिओम जी, आपने सिविल सर्विस की तैयारी भी करी है, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए कि इस तैयारी का सही अर्थ एक्चुअली में है क्या। पब्लिक सर्विस एक भाव है। 2 शब्द हैं जो ह्यूमन लाइफ में अक्सर यूज होते हैं, ज्यादातर यूज होते ही रहते हैं, पाप और पुण्य। तो आपके इन दोनों शब्दों को देखने का नजरिया क्या है? क्या आपके अकॉर्डिंग पाप है और क्या पुण्य है? बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है आपने। ये आपके लिए मेरी तरफ से एक छोटी सी भेंट, स्वीकार करिए। ओम शांति शांति शांति। जय हिंद दोस्तों, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका द शिवोम शो के इस खास एपिसोड पर। और आज के जो हमारे स्पेशल गेस्ट हैं वो है हरिओम जी। हरिओम जी बहुत लंबे समय से स्वामी विवेकानंद जी को फॉलो कर रहे हैं और इनकी शिक्षाओं का काफ़ी गहनता से अध्ययन किया है। तो आज इनके जीवन के माध्यम से, इनके विचारों के माध्यम से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि आज के वीडियो के माध्यम से आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं। स्वामी जी के बारे में आपको बहुत सारी बातें जानने को मिलेंगी, और ये कई सारे प्रोग्राम से भी जुड़े हुए हैं, उनके बारे में भी आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको इस चैनल पे मिलते रहेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द शिवोम शो। तो हरिओम जी, द शिवोम शो पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम लोग शो को प्रारंभ करें उससे पहले हम कुछ मंत्र का उच्चारण कर लेते हैं। जी बिल्कुल। ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारे वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवी रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। जी, आपको इस शो पर आके कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आपने, थैंक यू आपको। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने महत्वपूर्ण समय में हमारे लिए थोड़ा समय निकाला, इसलिए हम आपके काफ़ी आभारी हैं। धन्यवाद। तो हरिओम जी, आपकी ये जो रामकृष्ण मिशन की जो यात्रा है, इसके बारे में कुछ बताइए। कैसे इसकी शुरुआत हुई और आपका रुझान इस तरफ कैसे गया? यह कुछ समय पहले की बात है, लगभग आज से 16 साल पहले की बात है। क्या बात है। कि जब मैं 12th के बाद मेडिकल प्रिपरेशन की तैयारी कर रहा था और हिंदी बोर्ड से आया था। हिंदी अच्छी थी लेकिन इंग्लिश तो उतनी अच्छी नहीं थी। तैयारी इंग्लिश में करनी पड़ रही थी, तो काफ़ी स्ट्रगल का सामना करना पड़ रहा था। नंबर अच्छे आते नहीं थे। एक डिमोटिवेशन ज़िंदगी में आने लगी। उसको काउंटर करने के लिए दिमाग में आता था कैसे मैं इससे बाहर निकलूं, कैसे मैं इससे बाहर निकलूं। तो अपने मैं एक दोस्त से पूछा कि यार कुछ मदद करो, कुछ मोटिवेशन के लिए। तो कहा कि आओ एक दुकान पे चलते हैं, वहाँ पे कुछ बुक देखते हैं, हम तुमको दिलाते हैं। हम कहे चलो। तो यह कहानी बनारस की है। हम लोग लंका पे गए। वहाँ पे जो द इंटरनेशनल बुक हाउस है उसमें एंटर किए। दोस्त ने एक पुस्तक निकाली, उसका नाम है यू कैन विन, अजीत आपकी, जिसके राइटर हैं शिव खेड़ा साहब। उसने एक किताब दी और लगभग उसमें प्राइस 300 के आसपास थी, 320। तो उसको मैंने लिया। लेकिन मेरी एक आदत उसी समय से मैंने समझी कि मैं अन्य फिर किताबों की तरफ मैं अपने दृष्टि को फेरने लगा। तो मेरा एक ध्यान गया, विवेकानंद जी की पुस्तक थी विवेकानंद साहित्य संचयन। मैं उसको उठाया। उस पुस्तक को उठाने का कारण था कि बचपन से ही मुझे स्वामी विवेकानंद की छवि
बहुत आकर्षित करती थी। सोचता था कि ये कौन है इतना, मतलब मुझे उनके सामने होकर के बहुत शक्ति महसूस होती थी। अमूमन अपनी लाइफ की जो पहली पोएट्री मैंने लिखी थी, मैंने उनको ही देखते हुए स्कूल में जो है माइक के सामने मैं रिसाइट किया था, बोला था, और पहली बार मैं उस दिन मैं माइक के सामने स्कूल में बोला भी था। क्या बात है। तो उस दिन मेरे मन में आया कि जिसको मैं बचपन से देखता आया हूँ, क्यों ना मैं उनके बारे में कुछ जानूँ। तो दोनों किताब लिया, विजीत आपकी और विवेकानंद साहित्य संचयन। विवेकानंद साहित्य संचयन मैंने उस समय नहीं पढ़ा क्योंकि हिंदी उसकी बहुत कठिन लग रही थी। पहले मैंने शिवखेड़ा की किताब लेकर के पढ़ना प्रारंभ किया। लगभग 2-3 महीने तक उनकी किताब को मैं पढ़ता रहा। जब मैं उस किताब को पढ़ा, उस किताब को पढ़ने के बाद कुछ निर्णय लेकर के आगे बढ़ने का प्रयास किया, और जब पुस्तक को ख़त्म कर लिया पढ़ के, तो मैं कहा अब मैं स्वामी जी को पढ़ता हूँ। स्वामी जी को जब पढ़ना प्रारंभ किया तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे मैं पढ़ूँ इस पुस्तक को, मेरे समझ की क्या चीज़ है। तो मैं सोचा कि सब कहाँ मुझको मिलेगा और किताबें। तो मैं फिर दोबारा उस बुक हाउस में गया। मैं उनसे पूछा कि स्वामी विवेकानंद की और भी किताबें चाहिए, वो कहाँ से मिलेंगी। तो उन्होंने बताया कि बनारस में वो लक्सा है, लक्सा पे रामकृष्ण मिशन सेवा वहाँ पे है, आप वहाँ पे जाइए, वहाँ पे आपको किताबें मिल जाएंगी। फिर साइकिल उठाया और वहाँ पे, ये लगभग अगस्त 2007 की बात है ये, वहाँ पे गया मैं और छोटी छोटी कुछ किताबें उठाया। उड़ान, ध्यान, इस तरह की कई सारी पुस्तक उठाया, और एक निश्चित अमाउंट में मुझे घर से पैसा मिलता था, उसमें मुझे अपना खर्चा भी देखना होता था। तो मैं सोचा कि अगर मैं हर महीने ऐसे किताबें खरीदते रहूँगा तो मेरा खर्चा कैसे चलेगा। और स्वामी जी की क्या कोई ऐसी किताब नहीं हो तो इसमें सब कुछ लिखा हुआ हो। तो इस जिज्ञासा के साथ में कुछ दिन बाद जो है फिर गया रामकृष्ण मिशन। फिर वहाँ के जो स्टाफ थे उन्होंने मैंने पूछा कि कुछ ऐसी किताबें हैं जो स्वामी विवेकानंद के बारे में सब कुछ बताती हूँ। तो उन्होंने बताया कि हाँ, विवेकानंद साहित्य है, वो 10 किताब है वो एक में। और मैं कहा प्राइस क्या उसका? कहा 350 रुपये। तो मेरे पास 350 रुपये उसमें जेब में नहीं था, और एक निश्चित अमाउंट मिलता था, लगभग 400-500 रुपये मेरे पास पॉकेट खर्च के लिए होता था। मैं कहा कि अब 350 रुपये मुझे लेना ज़रूरी है, लूँगा तो ज़रूर। तो मैं कहा कि अगले दिन आऊँगा, मैं ले लूँगा। अगले दिन पैसा लेके गया और विवेकानंद साहित्य 10 वॉल्यूम हिंदी की वो मैंने ले ली। तब का दिन है मित्र और आज का दिन है। विवेकानंद साहित्य आज भी मेरे लिए एक, समझ लो आपकी दूसरी शरीर है वो। क्या बात है, वाह। जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ मेरे साथ वो किताब ज़रूर रहती है। ओके। और शायद स्वामी जी को, उन किताबों को पढ़ने के अलावा शायद मैंने और कोई भी किताब इतनी नहीं पढ़ी है जितनी उन किताबों को मैंने पढ़ा है। और शायद पूरे जीवन भर पढ़ता रह जाऊँगा तब भी शायद मैं 1% भी नहीं, शायद उसका सारांश भी प्राप्त कर पाऊँगा। तो रामकृष्ण मिशन से ऐसे जुड़ाव नहीं हुआ। रामकृष्ण मिशन विवेकानंद जी के जरिए मैंने जुड़ा, विवेकानंद जी के जरिए मैं जुड़ा। फिर वहाँ पे ही मैं रामकृष्ण मिशन मंदिर में गया करता था, 2-3 बार आरती अटेंड किया। उसके बाद मैं ग्रेजुएशन करने के लिए बाहर गया। जहाँ भी गया वहाँ पे रामकृष्ण मिशन सेंटर था नहीं, इसलिए सेंटर से जुड़ाव कभी हो नहीं पाया। फिर जब मैं तैयारी करने गया IAS की 2015 में, तो उस तैयारी करने के दौरान मैंने पता किया कि रामकृष्ण मिशन यहाँ पे कहाँ है। और जब 2016 में तैयारी पेपर था 7 अगस्त 2016 को, तो मैंने पहले से ही तय करके रखा था 2 महीने पहले ही कि प्री का पेपर देने के 2 दिन बाद 9 तारीख को मैं मिशन जाऊंगा। और उद्देश्य था गुरु की खोज, क्योंकि जो मुझको स्वामी विवेकानंद या ज़िंदगी के प्रश्नों को उत्तर देने में मेरी सहायता कर सके। तो मैं गया उस दिन, गुरु की तलाश में ही गया। तो उन्होंने बताया कि रामकृष्ण मिशन दिल्ली में हर रविवार को यूथ फोरम चलता है, आप उसमें आइए। तो मैं कहा ठीक है। अगले हफ्ते जब संडे पड़ा मैं गया। तो संडे गया, फिर लगातार 4 संडे में गया, और 40 दिन के बाद प्री का रिजल्ट आ गया, सिलेक्शन आ गया मेरा। सिलेक्शन हो गया था उसमें? प्री में, हाँ। अरे वाह, क्या बात है। तो अब मैं मेंस की तैयारी करूं या यूथ फोरम जाऊं? मेरे सामने प्रश्न उठा कि क्या मैं
तैयारी करने के साथ साथ मैं यूथ फोरम को नहीं ज्वाइन कर सकता? क्या मेरी इतनी काबिलियत नहीं है? मैंने जाना स्टॉप कर दिया और मैंने ये संकल्प लिया कि जब तक मैं अपने लाइफ में यह प्रश्न का सामना मैं पूरा नहीं कर लेता कि कैसे मैं रामकृष्ण मिशन या यूथ फोरम जाने को कैसे मैं डेली रूटीन में ला दूँ और उसके साथ साथ मैं तैयारी करता रहूँ, क्या कैसे कंट्रोल हो सकता है। लगभग 1 साल लगा मित्र, 2017 से फिर यूथ फोरम में लगातार जाने लगा। और सही बताऊँ तो जिस गुरु की तलाश में मैं गया था, धीरे 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 मुझे मेरे प्रश्नों के उत्तर मिलने लगे। और ये जान गया कि मुझे प्रश्न के उत्तर मिलते कैसे हैं। क्योंकि देखिए, जीवन में कभी भी प्रश्नों की कमी नहीं होती। प्रश्न आपके सामने हमेशा किसी न किसी रूप में सामने आएंगे, हर रोज़ आएंगे, हर पल आएंगे। लेकिन हमें यह नहीं पता चल पाता कि प्रश्नों का उत्तर कैसे फाइंड आउट करें। बिल्कुल। तो प्रश्न के उत्तर कैसे प्राप्त किए जाएं, ये मार्ग मुझे मिला। और इस तरह से मैं रामकृष्ण मिशन से जुड़ा। और इसी जुड़ाव के क्रम में मैं ये जानता था कि रामकृष्ण मिशन दिल्ली एक वैल्यू एजुकेशन प्रोग्राम चलाता है जिसका नाम है अवेकन सिटीजन प्रोग्राम। लेकिन तैयारी कर रहा था। तैयारी करने के दौरान तो प्रोग्राम कर नहीं सकता था क्योंकि उसमें फुल टाइम चाहिए था इस समय। तो मुझे दिमाग में था कि अगर मुझे मौका मिला तो मैं ज़रूर करूँगा। तो जब कोविड के बाद जो मेरा लास्ट अटेम्प्ट था प्री यूपीएससी का, मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ, तो मैंने इसकी तरफ स्विच किया। सिविल सर्विस का एग्ज़ाम था? हाँ, जो लास्ट अटेम्प्ट था प्री का नहीं हुआ। तो मेरे सामने विकल्प था कि मैं नॉर्मल जॉब की तरफ जाऊं या रामकृष्ण मिशन के जॉब की तरफ जाऊं, क्योंकि मेरा पहले से ध्यान में था कि मुझे इस प्रोग्राम को भी देखना है, एक बार समय देना है। अच्छा, अभी आपने बोला प्री का नहीं हुआ, प्री का तो हो गया था ना, मेंस नहीं हुआ था? वो तो पहले के अटेम्प्ट की बात थी, मैं लास्ट अटेम्प्ट की बात कर रहा हूँ। अच्छा, जो 2022 में ओके, जो है अक्टूबर में हुआ था। जी। उसका रिजल्ट आया तो फाइनल नहीं हुआ। तो था कि मैं नॉर्मल जॉब की तरफ जाऊं जो आम दुनिया जाती है, या मैं रामकृष्ण मिशन की जॉब की तरफ जाऊं जिसे मैं पहले से सोचा हुआ हूं। तो कई सारे दिनों की जांच पड़ताल के बाद अपने मन के प्रश्नों को सॉल्व करते करते फाइनल हुआ कि नहीं, रामकृष्ण मिशन में मुझे जाना है। इस प्रोग्राम के लिए मैं महाराज जी से आके बात किया। महाराज जी ने बोला ठीक आ जाओ। और इस प्रोग्राम से मैं दिसंबर 2022 के 8 दिसंबर से अवेकन सिटीजन प्रोग्राम का मैं एक रिसोर्स पर्सन के रूप में लखनऊ रीजन में अपने दायित्वों को निभा रहा हूँ। अच्छा, अभी जो आपने बताया ये जो प्रोग्राम है अवेकन सिटीजन वाला, इसके माध्यम से आपको क्या क्या सीखने को मिला और इसमें आपका वर्क क्या रहता है, ये भी थोड़ा बताइएगा। और इसमें थोड़ा और अगर मैं ऐड करूँ तो और लोग अगर इस प्रोग्राम से जुड़ना चाहें तो वो कैसे जुड़ सकते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। सर्वप्रथम मैं अवेकन सिटीजन प्रोग्राम क्या है इसकी मैं एक पृष्ठभूमि दे देता हूँ। जी। अवेकन सिटीजन प्रोग्राम 3 साल का एक ग्रेडेड प्रोग्राम है जिसको रामकृष्ण मिशन दिल्ली नाउ अब वो कन्वर्ट हो गया है विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ वैल्यूज़। रामकृष्ण मिशन का एक एजुकेशन पार्ट होगा जो गुड़गांव में स्थित है सेंटर, जिसकी उद्घाटन जो है आपका अभी नवंबर 2022 में पूर्ण हुआ है। और कुछ देर पहले मैंने आपसे कहा था कि अवेकन सिटीजन प्रोग्राम में मैं 2022 से आया नहीं, मैं दिसंबर 2021 से जुड़ा हुआ हूँ। ओके। बाई मिस्टेक 2022 बोला। तो 2022 में नवंबर में इस प्रोग्राम का जो हेड सेंटर होगा विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ वैल्यूज़ गुड़गांव में रामकृष्ण मिशन का, उसके उद्घाटन हुआ। और 1 मई से इस इंस्टीट्यूट की जो है कार्य पूरी जो है व्यवस्था संचालन वो गुड़गांव के रामकृष्ण मिशन के सेंटर से संचालित होगा। अब आपने जो प्रश्न पूछा उसका उत्तर यह है कि जो अवेकन सिटीजन प्रोग्राम है ये स्वामी विवेकानंद के उन विचारों के ऊपर आधारित है कि प्रत्येक मनुष्य में अनंत शक्ति, क्षमता और अच्छाई का विशाल स्रोत पहले से ही मौजूद है। जी। कोई कमज़ोर नहीं है, हर व्यक्ति शक्तिशाली है। लोगों को उस प्रोग्राम के जरिए ज़िंदगी के प्रश्नों और ज़िंदगी के विकल्पों और घटनाओं और जो परिस्थितियां आती हैं उनके प्रति सोचने का एक विकल्प या एक प्रारूप दिखाता है ये प्रोग्राम, कि कैसे हम किसी भी परिस्थिति को, किसी भी प्रश्न को, किसी भी दृष्टिकोण को, किसी भी पहलू को किन किन विकल्पों के जरिए हम सोच करके सही विकल्प ले करके, और वो सही विकल्प ऐसा हो जिससे हमारी शक्ति जागृत हो ताकि हम अवेकन्ड एक सिटीजन बन सके।
और अवेकन सिटीजन का अर्थ यह नहीं होता कि हम सिर्फ मात्र नागरिक हैं और अपने अधिकारों की बात करें। अवेकन सिटीजन का अर्थ होता है कि जो अपने शक्तियों से वाकिफ़ हो, अपने शक्तियों से रूबरू हो और साथ में इस बात का भी उसे बोध हो कि इस समाज में उसका दायित्व क्या है। तो इस प्रोग्राम का लक्ष्य है कि ऐसे बच्चों का निर्माण, ये मिडिल क्लास के स्कूल के बच्चों के लिए है, ऐसे बच्चों का निर्माण करना जो दोनों पहलू से अपने आप को जोड़ सके, वो स्वयं को महसूस कर सके, जान सके और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को भी महसूस कर सके और राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान दे सके। और ये पूरे ऑल ओवर द इंडिया इस प्रोग्राम का जो है विस्तार है। सभी केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय और डिफेंस स्कूल मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के जरिए जुड़े हुए हैं और भी बहुत सारे प्राइवेट, लगभग 7,000 विद्यालय इस समय इस प्रोग्राम को पूरे ऑल ओवर द इंडिया चला रहे हैं। क्या बात है। और लगभग 150 रिसोर्स पर्सन की टीम अवेकन सिटीजन प्रोग्राम को अलग अलग अपनी क्षमताओं और अपने कार्यों के जरिए आगे बढ़ा रही है। जी, अगर कोई मतलब नया व्यक्ति इस प्रोग्राम से जुड़ना चाहे तो वो कैसे जुड़ सकता है, इसके बारे में थोड़ा और बता दीजिए। हाँ, कोई भी व्यक्ति जो ग्रेजुएट हो, बेसिक उसको कंप्यूटर स्किल्स हो, लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश दोनों में से कहते हैं ना स्किल्ड हो, और साथ में रामकृष्ण मिशन और विवेकानंद की विचारधाराओं से परिचित हो, ऐसे युवाओं को इस प्रोग्राम में हम पूरी तन्मयता के साथ, जिसे कहते हैं कि ऐसा मौका प्राप्त होता है कि हम विद्यालयों से जुड़ पाते हैं, बच्चों से जुड़ पाते हैं और वो अपने जीवन में एक नए संसार का विस्तार कर पाते हैं। मीन्स आपके प्रश्न का जो उत्तर वो ये रहा कि कोई भी ग्रेजुएट हो इस प्रोग्राम से जुड़ सकता है और कम से कम 2 साल इस प्रोग्राम में समय देने की, जिसे कहते हैं कि हम एक जो इस प्रोग्राम का जो मेन लक्ष्य है कि कम से कम बच्चा 2 साल समय दे ताकि वो सेवा देने के साथ साथ खुद भी कुछ लेके जा सके और अपने जीवन में आगे बढ़ सके। मतलब मिनिमम 2 साल तो कमिट मतलब रहना ही पड़ेगा। कमिट रहना पड़ेगा। ओके, तो इसकी प्रोसेस क्या है, कैसे मतलब हो सकता है? राइट, अवेकन सिटीजन प्रोग्राम की वेबसाइट है awakencitizenprogram.org। उस पर जा करके हमें ज्वाइन ऑप्शन पे क्लिक करके उस पर सारा मैटर फिलअप करना होता है और उधर से कॉल आती है, इंटरव्यू होता है और आपको आपकी क्षमता के अनुसार या तो आपको हेडक्वार्टर में जिम्मेदारी मिलती है और या तो आपको भिन्न भिन्न क्षेत्रों में, अलग अलग रीजन में आपको एज ए रिसोर्स पर्सन नियुक्त किया जाता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी इंग्लिश थोड़ी कम सही है, हिंदी तो उनकी बहुत अच्छी है, इंग्लिश मतलब समझ लेते हैं, ज़्यादा फ्लुएंटली बोल नहीं पाते हैं, तो ऐसे लोग क्या इसमें आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं, क्योंकि सीखने की कोई सीमा नहीं होती। अगर वह आते हैं और इस कमिटमेंट के साथ कि मैं इंग्लिश भी सीख सकता हूँ, डेफिनेट मानिए मित्र, वह इंग्लिश बहुत अच्छी तेज से सीखते हो जाएंगे और जब 2 साल कंप्लीट कर रहे होंगे ना, तो ये कहेंगे कि इस प्रोग्राम में आने के बाद क्या सेवा दिया, क्या सेवा नहीं दिया मालूम नहीं, लेकिन मैं इतनी सारी चीज़ें सीख लिया। क्या बात है। वो भरोसा जरूर प्राप्त होता है इस प्रोग्राम में आने के बाद। लेकिन जिसे कहते हैं ना कि एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए एक इंग्लिश की, कैसे ईमेल लिखते हैं, कैसे हम बेसिक, जैसे कोई बड़े अधिकारी हैं, टीचर्स हैं, कैसे बात करते हैं। ज़्यादातर लोग हिंदी के ही इस बेल्ट में मिलेंगे, लेकिन ऑल ओवर द इंडिया इसका विस्तार है। आपको कहीं भेज दिया जाएगा, अगर मान लीजिए इंग्लिश कम्युनिटी है तो आप कैसे हैंडल करेंगे? तो बेसिक इंग्लिश होनी चाहिए। और जैसे जैसे आप लगातार अपने आप को जूझाते हैं उस फील्ड में, इंग्लिश बोलना स्टार्ट करते हैं, इंग्लिश जो है डील करते हैं, तो अपने आप आपकी इंग्लिश ठीक होती है। क्योंकि इंग्लिश पढ़ने से नहीं, इंग्लिश व्यवहार में लाने से ठीक होती है। कोई भी चीज़ सिर्फ किताबों में आप नहीं सीख सकते जब तक कि आप उसका प्रैक्टिकल ना करें, और प्रैक्टिकल करने से प्रारंभ होता है। और लड़का अगर कोई आता है और ये कमिटमेंट करता है कि नहीं मैं तो इंग्लिश सीखने की कोशिश पूरी करूँगा, लगातार वो गलतियाँ करेगा, लेकिन फिर गलतियाँ ठीक होती चली जाएंगी और उसकी इंग्लिश भी अच्छी होती चली जाएगी। जी बिल्कुल। इस प्रोग्राम के माध्यम से आप कई सारे स्कूल भी विजिट करते रहते हैं, तो स्कूल में आपका जनरली वर्क होता क्या है वहाँ पे? देखिए, जो भी इस प्रोग्राम जो अवेकन सिटीजन प्रोग्राम है, इसको सभी विद्यालय चलाते हैं। हम लोग जो ट्रेनिंग टीम होती है वो इन टीचर्स को ट्रेन करती है जो विद्यालय में पहले से मौजूद हैं, जो उन क्लासेस को 7th 8th 9th या 6th 7th 8th
जो भी मिडिल स्कूल का प्रारूप स्कूल कहता है करता है कि नहीं ये प्रोग्राम इस क्लास को चलाना है 3 साल 6 7 8 या 7 8 9, तो उन टीचर्स को हम ट्रेन करते हैं। ट्रेनिंग देने के बाद वो टीचर स्कूल में जाते हैं और इस प्रोग्राम को कंडक्ट करते हैं। 16 सेशन हर ईयर का इसके लिए डिज़ाइन किया गया है। इसके जो डिज़ाइन पार्टनर हैं वो इल्यूमिन एक कंपनी है, इल्यूमिन डिजिटल, उन्होंने इसको पूरा डिज़ाइन किया है। वो रामकृष्ण मिशन के ही डिवोटी हैं। उन्होंने डिज़ाइन किया है ताकि बच्चे आसान तरीके से अपनी शक्तियों को समझ सकें, और ये टोटली इंटरेक्शन बेस्ड प्रोग्राम है। इसमें हम पढ़ाते नहीं हैं, हम टीचर्स को फैसिलिटेटर बनाते हैं। टीचर नहीं रह जाता, टॉप टू बॉटम अप्रोच नहीं रह जाता, फिर इंटरेक्शन होता है, पीयर लर्निंग होती है, डिस्कवरी होती है बच्चे की, ताकि एक इंटरेक्शन के जरिए बच्चे अपनी डिस्कवरी कर सके कि वो एक्चुअली है क्या, वो विचार कर सके। क्योंकि कोई भी मनुष्य कंपल्शन वाले शब्दों जैसे शुड, तुम करो, ऑर्डर वाले शब्द, इससे हमारी डिस्कवरी नहीं होती। हमारी डिस्कवरी तब होती है जब हमें फ्रीडम मिलती है सोचने की। इसलिए यह प्रोग्राम आई कैन जैसे शब्दों के ऊपर फोकस्ड है कि आई कैन, मैं कर सकता हूं, यू कैन, तुम कर सकते हो। तो कैन के शब्द से हम इस प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं, और इस प्रोग्राम का ही मेन लक्ष्य है कि बच्चे की डिस्कवरी करवाना। और टीचर्स को ट्रेनिंग देने के बाद इन सब चीज़ों की जो हम अभी आपको मैंने बताया, टीचर्स सभी 16 मॉड्यूल कंप्लीट करते हैं, और फिर जब वो कर चुके होते हैं तो फिर हम उनको अगले ईयर की ट्रेनिंग देते हैं। ऐसे करके 3 साल की हम ट्रेनिंग देते हैं। और भी अपडेट्स आएंगी, उनका मैं समय समय पे आपको जो है उत्तर प्रोवाइड करता जाऊंगा। ओके, धन्यवाद। तो जैसा कि आपने बताया कि आपका जो इंटरेक्शन है वो टीचर्स के साथ रहता है, आप उनको गाइड करते हैं, तो क्या आपका इंटरेक्शन बच्चों के साथ भी होता है? जी, बच्चों के साथ भी होता है। जब हम जाते हैं विद्यालय में, हम ये देखते हैं कि टीचर्स बच्चों को अच्छे तरीके से प्रोग्राम करवा रहे हैं या नहीं करवा रहे हैं। बच्चों से हम बात करते हैं तो बच्चों का उत्तर हमें यह बताने में सक्षम होता है कि प्रोग्राम किस स्तर का चल रहा है। तो फिर उस अनुभव के आधार पे हम टीचर से बात करते हैं कि नहीं, आप कहाँ पे कैसे कैसे मैनेजमेंट कर सकते हैं, कहाँ पे क्या ठीक कर सकते हैं, ताकि आप और भी बेहतर कर सकते हैं। क्योंकि गलत कुछ नहीं होता, गड़बड़ कुछ नहीं करते, कितना और बेहतर कर सकते हैं, हमारा मोटिवेशन सिर्फ इसी तरफ होता है। ओके, जैसे आपने एक स्कूल विजिट कर लिया और वहाँ पे जो टीचर्स हैं उनको गाइड भी कर दिया आपने, उसके बाद आप कैसे पता करते हैं कि वो प्रोग्राम आपका कंटिन्यू कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं? वो हम लोग समय समय पे उनसे प्रोग्रेस लेते रहते हैं। हमारा लगातार अभी सभी टीचर से और प्रिंसिपल से, हायर अथॉरिटी से इंटरेक्शन होता रहता है, कॉल, मैसेज, ईमेल, हर तरह से। तो इसमें मेरा एक छोटा सा डाउट है, जैसे टीचर तो बता ही देगा मैं कर रहा हूँ, तो आप मतलब सत्य तक कैसे पहुँचेंगे कि हाँ वाकई हो ही रहा है कि नहीं हो रहा है? आपको बताया कि जब हम विजिट करते हैं, विजिट के दौरान बच्चों सब जब बात करते हैं तो बातचीत के दौरान हमें पता चल जाता है कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। क्या बात है। तो बच्चे लेकिन हम लोग बन टीचर्स की आलोचना नहीं करते, वहाँ पे हम टीचर्स को मोटिवेट करते हैं कि जो भी कारण हो उस कारण को कैसे आप ठीक कर सकें और कैसे अच्छे से प्रोग्राम चला सकें। नहीं, मैंने एक जर्नल वे में क्वेश्चन पूछ लिया कि नहीं आपको सत्य तक मतलब पहचाना कैसे जाए कि हाँ ये जो हम करके आए वो यहाँ पे कंटिन्यू हो ही रहा है। बहुत ज़रूरी है समझना। जी। अच्छा, आपकी जो अभी तक की इतनी लंबी यात्रा रही है, आपने स्वामी जी को बहुत ज़्यादा पढ़ा है, तो उनकी शिक्षाओं के बारे में कुछ बताइए। स्वामी विवेकानंद की शिक्षाओं के बारे में बहुत बड़ा प्रश्न है। जिसे कहते हैं ना, समुद्र की एक बूंद से समुद्र के बारे में मैं कैसे बताऊं। स्वामी विवेकानंद एक समुद्र हैं। बिल्कुल। और मैं प्रारंभ में ही आपको बताया था कि उनकी उन पुस्तकों को पूरे जीवन भर पढ़ता रहूँगा, तब भी मैं ये नहीं कह सकता कि 1% भी मैंने सारांश समझ लिया है। कि स्वामी विवेकानंद की शिक्षाएं जो बहुत भी प्रभावी हैं हर एक युवा वर्ग के लिए, या बच्चों के लिए, वृद्ध माता पिताओं के लिए, सामान्य माता पिता के लिए, आम एक नागरिक के लिए, सभी देशों के लिए, समाज के लिए, सभी धर्मों के लिए, सभी जीवों के लिए, कोई कुछ भी हो। स्वामी विवेकानंद की शिक्षाएं विवेकानंद जी की स्वयं की अपनी नहीं है। स्वामी विवेकानंद ने वेदांत को आधार बना करके, उपनिषदों को आधार बना करके, और जो उन्होंने आशीर्वाद रूप प्राप्त किया अपने गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस से, उनका ही उन्होंने इस पूरे संसार में प्रचार किया है। स्वामी विवेकानंद उपनिषदों को हर जगह, वेदांत को हर जगह उन्होंने
बिल्कुल। एक बिंदु के रूप में रखा है और उस बिंदु को आधार बना के, कहानियों को आधार बना करके उन्होंने एक सामान्य भाषा में, जिसे कहते हैं ना कि बड़े मूल्यों का प्रचार किया है। क्योंकि स्वामी विवेकानंद एक बहुत स्पष्ट रूप से बोलते हैं कि अगर हमारे धर्मशास्त्रों में लिखी हुई कोई भी बात, हमारे वेदांत में लिखी कोई बात आज के समाज के लिए, आज के समय के लिए अगर प्रभावी नहीं है, प्रायोगिक नहीं है, प्रासंगिक नहीं है, उसको हटा दो। क्या बात है। अगर कोई भी धर्मशास्त्र, कोई भी वैल्यू, कोई भी बात अगर आप इंप्लीमेंट नहीं कर सकते तो कोई मतलब नहीं है। अगर उसकी व्यावहारिकता है तभी उसका मतलब है। इसलिए उन्होंने व्यवहारिक जीवन में वेदांत इस शीर्षक से विशेष व्याख्यान भी दिया है और अपने हर व्याख्यान, अपनी हर बातों में उन्होंने वेदांत को व्यवहारिक रूप में इस पूरे संसार के सामने रखा है। तभी एक सन्यासी हो करके भी वो हर एक आयु वर्ग के लोगों को प्रेरित करते हैं। और जो उनकी प्रमुख शिक्षाएं हैं, जिन्हें मैं अपने जीवन में हर रोज़ शायद मनन करता रहता हूँ, कुछ इस प्रकार से हैं। मैं 3 प्रमुख आपको बताऊंगा। एक तो जीवन की जो पहली उनकी कोट मेरे सामने आया, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान्य बोधत। यह कठोपनिषद का मंत्र है और जिसका स्वामी विवेकानंद ने पूरे संसार में भी प्रचार किया, जिसका उन्होंने अपने शब्दों में अर्थ बताया कि उठो जागो और लक्ष्य की प्राप्ति तक मत रुको। क्या बात है। दूसरा महत्वपूर्ण उनका विचार, जिसे हर रोज़ मैं सोचता रहता हूँ, कि जो भी तुम्हें शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक दृष्टि से कमज़ोर बनाए, उसे जहर की भांति त्याग दो। क्या बात है, वाह, बहुत अच्छा कोट सही है। और तीसरा बहुत महत्वपूर्ण, हर आयु, हर युवा के लिए मैं ये बात बता रहा हूँ कि जैसे भगवान को एक ताज़े फूल चढ़ाए जाते हैं, कभी मुरझाए हुए फूल नहीं, वैसे ही है दोस्तों, अपनी इस युवा अवस्था को कुछ जानने और सेवा करने के लिए लगाओ। अपने लिए तो पूरे जीवन भर करते रह जाओगे, लेकिन ये उम्र, ये शक्ति, ये ऊर्जा, यो युवा शक्ति, ये दोबारा जीवन में कभी नहीं आती। इसलिए युवा अवस्था में सबसे ज़्यादा सीखना और सबसे ज़्यादा कर्म करना चाहिए। समाज के लिए अपने आप को अर्पित करना, राष्ट्र के लिए अपने आप को अर्पित करना चाहिए। और हम कर सकते हैं, ये विश्वास हो तो। बिल्कुल कर क्योंकि सकते हैं। वृद्धावस्था में ये इंद्रियां कमज़ोर हो जाती हैं, ये शरीर कमज़ोर हो जाती है, शरीर में उतनी शक्ति नहीं होती, तब हम क्या सीखेंगे, क्या करेंगे? बिल्कुल अगर मान लीजिए हम सीख भी लिए, शरीर में शक्ति नहीं, हम करेंगे क्या? सही। अब बिना ज्ञान के, बिना सेवा के अगर हम जो भी कार्य कर रहे हैं, कितना महत्व होगा उसका? कोई महत्व नहीं होगा उसका फिर। इसलिए युवा अवस्था सिर्फ नौकरी, सिर्फ पैसा, सिर्फ भोग की पूर्ति, सिर्फ इच्छाओं की पूर्ति, सिर्फ इसी के लिए नहीं होनी चाहिए। ये तो पूरी होगी ही होगी अगर आप अपने मन में एक बड़ा उद्देश्य रखते हैं, एक उच्च आदर्श रखते हैं, लगातार सीखते रहते हैं और समाज की सेवा के पॉइंट ऑफ व्यू से अपना जीवन यापन करते हैं, तब भी आपको इन सब की पूर्ति होगी। लेकिन आप अपने फिर इस युवावस्था का सदुपयोग भी कर रहे होते हैं। 3 प्रकार की चीज़ें होती हैं, एक युवावस्था का सदुपयोग, एक दुरुपयोग, एक अनुपयोग। मतलब उपयोग ही नहीं हो रहा है, अनुपयोग मतलब उपयोग ही नहीं हो रहा है, जैसे चलते चला रहा है। एक दुरुपयोग की शक्ति का किसी और के अहित के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, और एक सदुपयोग किसी के उत्थान के लिए आप कार्य कर रहे हैं। कोई एक टीचर बन गया युवावस्था में, 20 साल के 21 साल में टीचर बन गया। अब वो कोई नौकरी नहीं कर रहा है। टीचिंग कोई नौकरी नहीं है। टीचिंग एक जिम्मेदारी है कि मैंने जिम्मेदारी ली है इन बच्चों की, कि मैं इन बच्चों को आगे बढ़ाऊंगा। अगर टीचर के रूप में मैं जिम्मेदारी निभाता हूं, क्या पैसा नहीं आएगा मेरे पास? तब भी आएगा, बिल्कुल आएगा। लेकिन सोच बदल गई मेरी। अब मैं परेशान नहीं रहूंगा, बच्चों के प्रति अपनी जिम्मेदारी को निभाता खुशी खुशी हर रोज घर पे जाऊंगा और हर रोज अच्छे से सोऊंगा और इसी चिंतन में रहूंगा कि कैसे मैं इन बच्चों के लिए और बेहतर तरीके से करूं। पैसा तो अपने आप आता रहेगा मित्र। बिल्कुल सही कहा आपने। सोच को सिर्फ बदलने की आवश्यकता है। हम कोई भी कार्य करें, वो कार्य समाज से ही जुड़ा हुआ है, क्योंकि बिना समाज के जुड़े हम कोई भी कार्य करके पैसा पा ही नहीं सकते। बिल्कुल। तो पैसा जो हम पा रहे हैं, जिसके एवज में पा रहे हैं, जो करके, उसको समाज के लिए तो कर रहे हैं हम। इसलिए समाज जो हमें जिम्मेदारी मिली है, शिक्षक की, प्रशासक की, सफाई कर्मी की, क्लर्क की, जो भी जिम्मेदारी मिली है, अच्छे से करें, अपने आप समाज की सेवा हो रही है उससे। बिल्कुल। तो मैं इन स्वामी विवेकानंद की शिक्षाओं को मैं मानता हूं कि यही
मैं सोचता भी हूँ और इन्हें ही जीने की कोशिश करता हूँ। जी, बहुत अच्छी बात है। अभी आपने 3 शब्दों का इस्तेमाल किया था, एक सदुपयोग, एक दुरुपयोग और एक अनुपयोग। तो कोई व्यक्ति कैसे जाने कि हम सदुपयोग में कर रहे हैं कोई काम? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। जी। जैसे अभी आप मुझसे बातचीत कर रहे हैं ओके। और इस बातचीत को अगर हम सदुपयोग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, अगर ये कहूँ कि मैं वही बात बोलूँगा जिसे मैं जीता हूँ, ताकि आप सही बातों से वाकिफ़ हो सकें। क्या पता मेरी इन भावनाओं से, मेरी इन बातों से किसी के जीवन में बदलाव आ जाए। क्या बात है, वाह। तो मुझे उस व्यक्ति को ध्यान में रखना है, उस व्यक्ति के प्रति सिंपैथी रखनी है जिसको ध्यान में रख करके मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ। क्या बात है, एक्सीलेंट पॉइंट, वेरी गुड। यही सदुपयोग है। गांधी जी ने भी एक बात बोली थी, ताबीज वाला मंत्र, कि अगर जब भी कभी तुम परेशान होते हो, तुमको लगता है कि तुम बहुत परेशान हो या बहुत क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, तुमको उद्देश्य समझ में नहीं आ रहा है, या तुम कर्म कर रहे हो कि कोई इसका परिणाम होगा कि नहीं होगा, तो हमेशा इस बात से चेक करो कि तुम्हारे किए जा रहे कार्य से जो अंतिम पायदान पर व्यक्ति बैठा है या खड़ा है जो है, क्या उसे लाभ मिलेगा। अपने आप आपको आपके कार्य का उद्देश्य या आपके कार्य का प्रश्न, जिसका उत्तर आपको अपने आप मिल जाएगा। जी बिल्कुल। यही है सदुपयोग, कि जो आप सोच रहे हैं, जो आप कर रहे हैं, उस व्यक्ति को ध्यान में रख के करिए। क्या बात, यही है सदुपयोग। बिल्कुल। अच्छा, एक विषय पे हम आपके और थोड़े विचार जानना चाहते हैं। जैसे कि जब युवा अवस्था होती है तो उस समय क्या होता है, एक डिसीजन हर किसी को लेना होता है अपने करियर को लेके। तो सही लक्ष्य का चुनाव एक युवा कैसे करे, कैसे जाने कि जो हमने लक्ष्य बनाया है वो सही है या फिर नहीं है? इस प्रश्न का उत्तर देना, सही बताऊं तो, एक बड़ी बात है, क्योंकि मैं यहाँ पे जो भी कुछ कहूँगा वो अपने विचार के आधार पे ही मैं कहना की कोशिश करूँगा। जो मेरा विचार कहता है वो ये है, अपने स्वभाव को फॉलो करना। ओके। पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि मेरा स्वभाव कैसा है, मेरी प्रवृत्ति और प्रकृति कैसी है। क्या मेरी प्रकृति सेवा भाव की है? क्या मेरी प्रकृति प्रशासनिक रूप की है? क्या मेरी प्रकृति धन अर्जन की है? क्या मेरी प्रकृति नेता के रूप में की है? क्या मेरी प्रकृति एक सफाई कर्मचारी की है? क्या मेरी प्रकृति जो है शिक्षा ग्रहण करने वाले की है? क्या मेरी प्रकृति शिक्षा देने वाले के रूप में है? मेरी प्रकृति और प्रवृत्ति किस रूप की है? हमें किस चीज़ से ज़्यादा, सबसे ज़्यादा सुख मिलता है, आनंद मिलता है, और हम उसको अगर हम फॉलो करें, उसमें अगर अपने करियर को लेकर चलें, तो डेफिनेटली जीवन भर खुशी खुशी हम कार्य कर सकते हैं। क्योंकि मैं अपने पापा से बात सीखा हूँ कि आप वो काम मत करें जिससे आपको सुख नहीं मिलता, क्योंकि कभी भी आप उसमें 100% दे ही नहीं पाएंगे, चाहे परेशान हो जाएंगे। बिल्कुल। क्योंकि आप जिस माइंड के अलाइन नहीं है, मान लीजिए आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आप आईएएस वाली जो कार्य हैं, ठीक है, आप उसको करने में सक्षम अपने आप के प्रकृति प्रवृत्ति को नहीं पाते हैं, तो आप क्या जा करके आप अच्छा सा आउटपुट दे पाएंगे? मैं ये नहीं कह रहा कि आप नहीं कर सकते, कर सकते हैं, लेकिन प्रवृत्ति प्रकृति किस तरफ हमको लेके जाना चाहती है। एक क्रिकेटर है, एक क्रिकेटर अगर क्रिकेट छोड़ करके फुटबॉल खेलने लगे, बिल्कुल, और ये फुटबॉलर अगर बैडमिंटन खेलने लगे, और बैडमिंटन वाला अगर दौड़ करने लगे, आप सोच लीजिए, खेल एक ही है, खेल का ही एक अलग अलग खेल हैं, खेल के ही अलग अलग खेल हैं ये सब। लेकिन सोचिए, एक खिलाड़ी दूसरे में क्या जा करके उतना अच्छे से परफॉर्मेंस कर पा रहा है क्या? बिल्कुल नहीं कर पाएगा। इसी तरह से हमें अपनी प्रवृत्ति और प्रकृति को ध्यान में रख करके जीवन में निर्णय लेना पड़ता है। ओके। मान लीजिए हमने किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन किया, पहले हमारी प्रवृत्ति प्रकृति का अंदाज़ा नहीं था क्या है क्या नहीं है, लेकिन जब भी हमें ज्ञात हो, हमें तब उस निर्णय पे चलना, ये हमारा कर्तव्य है। ओके। तो आपके कहने का मतलब है कि अपना सेल्फ इंटरेस्ट जानो पहले किस में है आपका। अपनी प्रवृत्ति प्रकृति को समझना बहुत ज़रूरी है। इसे ही आत्म साक्षात्कार के हम पहला सोपान कह सकते हैं। पहले अपने आप को समझो कि तुम हो कौन, तुम करना क्या चाहते हो, किस रास्ते के जरिए तुम करना चाहते हो, वो कौन सा मार्ग होगा। बिल्कुल। क्योंकि व्यक्ति कोई भी मार्ग चुने, पैसा तो कमाएगा ही। बिल्कुल, वो तो ऑब्वियस बात है, पैसा तो कमा ही लेगा कोई भी। बिल्कुल सही कहा आपने।
अच्छा, बहुत सारे युवा ऐसे हैं जो स्वामी विवेकानंद जी को पढ़ना ही नहीं चाहते हैं, कहते हैं कि नहीं हम इनको पढ़ेंगे ही नहीं, क्या है इसमें। तो ऐसे युवाओं के लिए आपका क्या मैसेज है? जो युवा नहीं पढ़ते मत पढ़ें, सुन लें। क्या बात है, वाह। सुन भी नहीं पाते कोई बात नहीं, फोटो देख लें, उससे ही आप एकदम मोटिवेट हो जाएंगे। फोटो भी नहीं देख पाते हैं, आलोचना करिए। क्या बात है, ये तो सबसे बड़ा पॉइंट है। आप आलोचना करते रहिए तो उसी से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता रहेगा। अमूमन जो आपने प्रश्न किया, देखिए कभी भी जीवन में हम सीधे 100 पे नहीं पहुंचते, बिल्कुल हमें एक क्रम से चलना पड़ता है। बिल्कुल। जो नहीं पढ़ता उसको एक दिन में नहीं पढ़ा सकते, पहले कारण जानना होगा वो क्यों नहीं पढ़ता और कैसे उसकी हम सहायता कर सकते हैं। सबको एक तरीके से सहायता नहीं की जा सकती। स्वामी विवेकानंद जो सहायता करने की बात कहते हैं वो 4 स्तर की सहायता की बात करते हैं। पहला है पेट, जिसका पेट नहीं भरा है उसको पहले शिक्षा मत दो, पहले उसको पेट भरो। बिल्कुल। दूसरा है श्रम, जिसका पेट भरा हुआ है लेकिन वो कार्य नहीं कर पा रहा है, उसको श्रम दे करके उसकी सहायता करो। तीसरा है शिक्षा, जिसका पेट भी भरा हुआ है, श्रम भी कर सकता है, उसको शिक्षा दो ताकि वो खुद पेट भर सके अपना। क्या बात है, बहुत बड़ा पॉइंट है। और वाह। इस सहायता से आप उसके एक लंबे समय तक की आप सहायता कर पाते हैं, क्योंकि भूख से 2-4 घंटे का सहायता कर पाते हैं, श्रम से कुछ दिनों की सहायता कर पाते हैं, शिक्षा से कई सालों की सहायता कर पाते हैं, और सबसे उच्च सहायता है आध्यात्मिक शिक्षा, दिव्य ज्ञान। क्या बात है, वाह। और जो इन तीनों से तृप्त है उसको आप दिव्य ज्ञान की शिक्षा दीजिए। आप इससे उसको जीवन भर की आप सहायता कर देते हैं। अब उसे किसी और की सहायता की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब वो अपने आप पे आत्मनिर्भर हो गया है। बिल्कुल, वाह। तो इसलिए सबको एक सहायता नहीं दे सकते। जिसको पहले पेट खाली, उसको पहले पेट की सहायता दो। जिसका पेट भरा हुआ है, शिक्षा भी है, उसी को आध्यात्मिक शिक्षा दो। बिल्कुल। जिसकी जैसी प्रवृत्ति, जिसकी जैसी जरूरत, उसको वैसी सहायता दो। तो सभी युवाओं की स्थिति एक जैसी नहीं होती। हमें युवाओं का अलग अलग ग्रुप बनाना समझना पड़ेगा कि किस प्रकार के युवा हैं ये, इनको किस चीज़ की आवश्यकता है। सबको एक दिन में हर एक चीज़ें एक्सेप्ट नहीं हो कर सकते, वो हमें करवाना भी नहीं है, वो अपने हिसाब से वो करें। बिल्कुल। जिनको चुनना है आदर्श, उससे वो आदर्श के रूप में चुने। जरूरी नहीं को स्वामी विवेकानंद को चुने, लेकिन जीवन में एक आदर्श, एक विचार, एक मंथन चिंतन, ये जरूर हर युवा को करना चाहिए, ताकि वो अपने जिंदगी के अर्थ को समझ सके कि वो करना क्या चाहता है और किसके जरिए वो पा सकता है। वो विवेकानंद जी के जरिए से पा सकता है, वो सुभाष चंद्र बोस के जरिए पा सकता है, वो भगत सिंह जी के जरिए पा सकता है, वो किसी साइंटिस्ट के जरिए पा सकता है, किसी के भी जरिए वो पा सकता है। हम नहीं कह सकते कि सिर्फ एक ही व्यक्ति। स्वामी विवेकानंद पूरे भारत का प्रचार किए हैं, बिल्कुल शीर्ष पे लेके गए हैं पूरे और भारत को। युवा आइकन है वो। इसलिए हम आपके प्रश्न को समझते हैं कि कैसे वो युवा को प्रेरित कर सकते हैं। तो मैं यही कहूँगा, अगर आप स्वामी विवेकानंद को नहीं पढ़ पाते कोई बात नहीं, उनका एक विचार अपने सामने रखिए हमेशा। कोई भी एक विचार, 10 विचार की आवश्यकता नहीं, कोई भी एक विचार। ओके। अब फिर आप देखिए आपके जीवन में बदलाव आना प्रारंभ हो जाएगा। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने बताई है, और ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। आप लोग सभी लोग इसे अपनाइएगा। सबसे जो ज़रूरी है, किसी व्यक्ति को आप स्टेप बाय स्टेप चीज़ें बताइए, जिसकी उसे आवश्यकता है वो दीजिए, ना कि डायरेक्ट उसे अध्यात्म पे ही पहुंचा दीजिए। वो तो बात की बात है, स्टेप बाय स्टेप चलिए। अच्छा हरिओम जी, अभी बात हो रही थी आदर्श की, तो मेरा आपसे ये क्वेश्चन है, आपका आदर्श कौन है? हर व्यक्ति के जीवन में या तो आदर्श होता है या तो नहीं होता, और होता है तो वह उसके अनुसार जीने का प्रयास करेगा, तभी हम ये कह सकते हैं कि उसके जीवन में आदर्श है। अगर वो आदर्श को फॉलो नहीं करता, उसके बताए चिन्हों पे अपने आप के, अपने चरित्र को नहीं गढ़ता, आदर्श होना कोई मतलब नहीं है। कोई मतलब नहीं है। और मैं ये कहता हूँ कि मित्रों, जब मेरी अंत समय होगा इस जीवन का, तब अगर मैं अपने आदर्श के अनुरूप पाया जाऊँ, तब आप मुझे कहिएगा कि मैंने अपने आदर्श को अपने जीवन में जिया है। क्या बात है।
एक व्यक्ति को मैं फॉलो करता हूँ, एक व्यक्ति के विचारों को मैं सीखने की कोशिश करता हूँ, और वह व्यक्ति हैं स्वामी विवेकानंद। क्या बात है। आदर्श आप स्वयं तय करिएगा कि मेरा आदर्श वास्तव में मेरा आदर्श बन पाया या नहीं बन पाया, यह अंत समय बताएगा मेरा। बहुत सारी स्त्रियां होती हैं जो अपने आप को बहुत ज़्यादा कमज़ोर फील करती हैं, कहती हैं कि मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ, या अपने आप ही मतलब सेल्फ डिमोटिवेट होती रहती हैं। तो ऐसी स्त्रियों के लिए स्वामी जी का क्या कहना, क्या मैसेज था स्वामी जी का? स्वामी जी अपने कोलंबो टोलमोड़ा लेक्चर्स में, जिसका हिंदी वर्जन है भारतीय व्याख्यान के रूप में हर जगह पुस्तक अवेलेबल है, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि हमें स्त्रियों की सहायता नहीं करनी, हमें स्त्रियों को सिर्फ शिक्षा देना है, वो अपनी सहायता स्वयं कर लेंगी। क्योंकि स्त्री जननी है, जो जन्म दे सकती है, क्या वो कुछ नहीं कर सकती? सब कुछ कर सकती है, वो सब कुछ कर सकती है। स्त्रियों को उस सत्य की शिक्षा देनी है ताकि वो एक संयमित, एक समाज प्रेरित, और अगर गृहस्थ हैं तो एक कैसे अच्छे गृहस्थ के रूप में अपना जीवन जी सकती हैं और सबके कल्याण को सोचते हुए अपना कल्याण कर सकती हैं। इसकी शिक्षा देना ही सबसे सर्वोच्च शिक्षा है। तो हरिओम जी, आपने सिविल सर्विस की तैयारी भी करी है, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए कि इस तैयारी का सही अर्थ एक्चुअली में है क्या? सिविल सर्विस नागरिक सेवा, नागरिक सेवा, समाज सेवा, लोक सेवा। क्या नाम है पब्लिक सर्विस कमीशन का? लोक सेवा आयोग। मतलब कि प्रशासन ने एक ऐसे आयोग की स्थापना की जो लोगों की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहेगी। तो सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले लोग दो प्रकार के होते हैं। पहले वो कि जो लोगों की सेवा करने के लिए आयोग में अपने आप को लाने के लिए संघर्षरत रहते हैं, कैसे मैं आयोग में आकर के लोगों के लिए प्रशासनिक स्तर पे सेवा दे सकूं। दूसरे लोग तैयारी वो करते हैं कैसे मैं आयोग में आकर के आयोग के जो दर्जा है, जो उसका रजस है, जो उसका जीवन है, उसको जी सकूं। तो कई सारे पहलू होते हैं तैयारी करने के, लेकिन मैं जो मानता हूं लोक सेवा, पब्लिक सर्विस कोई तैयारी नहीं है, पब्लिक सर्विस एक एक्शन है। क्या बात है। हम प्रतिपल पब्लिक सर्विस कर रहे हैं। अभी हम बातचीत कर रहे हैं, अगर इस बातचीत के जरिए किसी का कल्याण होता है तो पब्लिक सर्विस है। वाह, एक्सीलेंट पॉइंट। बिल्कुल। किसी की आयोग के या किसी भी हमें संगठन की कोई जरूरत नहीं। क्या मौका मिल गया तो अच्छी बात है, बिल्कुल। नहीं मिला कोई बात नहीं, अपना पैर अपना हाथ, अपनी एंटरप्रेन्योरशिप, अपना एनजीओ, अपना कोई भी और कार्य, अपना ऐसे सेवा, सड़क पे चलते हुए पत्थर को हटा दीजिए, आप पब्लिक सर्विस कर रहे हैं। कहीं किनारे पे पानी गिर रहा है उसको बंद कर दीजिए, पब्लिक सर्विस कर रहे हैं। क्या इन्हीं बिंदुओं के आधार पे हम नहीं कहते हैं कि अरे यार ये व्यक्ति कितना अच्छा व्यक्ति है? बिल्कुल कहते हैं। क्या ऐसे व्यक्तियों को कोई भूखों मरना पड़ता है? कभी नहीं। ऐसा कोई इंसान नहीं होता धरती पे जो भूखे मर सके, अगर वो कर्मठ है, अगर वो काम करने वाला है तो। बिल्कुल। अगर वो पब्लिक सर्विस कर रहा है उसे लोग देंगे, अपने आप पैसा देंगे, अपने आप उसको जो है खाने पीने की चीज देंगे। करने वाला तो हो। एक व्यक्ति बिना किसी से कुछ खाना पीना मांगे, एक बार अगर सड़क पे भी काम कर रहा है ना और खाना पीना नहीं मांग रहा है, अगल बगल के लोग ही पूछेंगे आप कुछ खाना खाए? स्वामी विवेकानंद की एक बात बताते हैं आपको। स्वामी विवेकानंद राजस्थान में एक राजा के यहाँ खूब चर्चा विमर्श चल रहा था। लगातार 3 दिन और 3 रात तक लोग चर्चा विमर्श में आते रहे। किसी ने ना उनको खाने पीने के लिए पूछा नहीं और स्वामी जी बोले भी नहीं कुछ। एक निचली जाति का आदमी आता है उनके पास, बोलता है स्वामी जी ये लीजिए भोजन, 3 रात से आपने कुछ नहीं खाया पिया। स्वामी जी देख के भावुक हो जाते हैं कि बताओ, इतने बड़े बड़े कुल के लोग आए जो अपने आप को बड़ा बड़ा मानते हैं समाज में, इनको मेरी कोई पूछ ही नहीं रही। और जिसे लोग निचली जाति के कहते हैं वो मेरे भूख के बारे में सोच रहा है। बड़ा ये हुआ कि वो हुए। बिल्कुल। पब्लिक सर्विस एक भाव है जिसको आप किसी भी जरिए आप पूरी कर सकते हैं। आप आयोग में चले आइए, आप एनजीओ में चले आइए, आप अपनी संस्था खोल लीजिए, आप 4 लोग का
टीम बना करके कार्य करिए, राहत आपदा अभियान चलाइए, किसी चीज़ के भी जरिए आप जा सकते हैं, सब सहायता कर सकते हैं। लेकिन पब्लिक सर्विस कमीशन में क्या है कि पब्लिक सर्विस कमीशन में सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती है किसी एक व्यक्ति को। बिल्कुल। सरकार है, सरकार की योजनाएं हैं, सरकार की बातें हैं, नीतियां हैं, नियम हैं, अब उनको लागू करवाना एक प्रशासक का काम है, जिसको लोक सेवक के रूप में चुना गया है। इसलिए उस पद की जो है इतनी बड़ी गरिमा है समाज में। इसलिए मैं ऐसे युवाओं को बहुत अपील करता हूं कि आप आयोग की तैयारी करिए, लेकिन अगर आपके मन में लोक सेवा की भावना है तभी आप करिए। सफल होना असफल होना वो अलग बात है। आप निकाल पाते हैं एग्जाम, नहीं निकाल पाते हैं, नहीं निकाल पाते हैं, और तरीके से आप सेवा करिए, सिर्फ उसी के जरिए सेवा नहीं हो सकती। इसलिए पब्लिक सर्विस एक भाव है जिसे हम किसी भी जरिए कर सकते हैं और लोग कर रहे हैं। अपने मैं इन बातों के साथ अब आपके सम्मुख में आता हूं। दो शब्द हैं जो ह्यूमन लाइफ में अक्सर यूज होते हैं, ज्यादातर यूज होते ही रहते हैं, पाप और पुण्य। तो आपके इन दोनों शब्दों को देखने का नजरिया क्या है? क्या आपके अकॉर्डिंग पाप है और क्या पुण्य है? बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है आपने। अगर आप इस प्रश्न को 5 महीने मुझसे पहले पूछते शायद मैं प्रॉपर उत्तर नहीं दे पाता। लेकिन स्वामी विवेकानंद की किताबों को मैं श्री आचार्य शोभनलाल उकील जी के सानिध्य में पढ़ रहा हूँ, उपनिषदों का भी उनके सानिध्य में अध्ययन कर रहा हूँ, तब मुझे इस बात का ज्ञात हुआ कि बातें संज्ञान में आई कि जो बातें उपनिषदों वेदों के विरुद्ध हैं वो पाप हैं, और जो बातें उपनिषदों और वेदों के अनुकूल हैं वो पुण्य हैं। क्या बात है। और आप पहले अन्वेषण तो करिए, एक्सप्लोरेशन तो करिए उपनिषदों और वेदों का, अपने आप जीवन में पता चल जाएगा कि आखिर वेद किन बातों को कहने के लिए कहते हैं, वेद उपनिषद किन बातों को कहते हैं कहने करने के लिए, और किन बातों को मना करते हैं और क्यों करते हैं। ये सारी बातें हमारे वेदों में लिखी हुई हैं। उपनिषद वेद का अंतिम अंग है, इसलिए उसको वेदांत भी कहते हैं। उपनिषद ज्ञान पार्ट है, ज्ञान कांड है, और जो वेद की संहिता भाग है वो कर्म कांड है। इन दोनों का अपना अपना रोल है। और वेदांत जो कुछ कहता है, नीति नियम या जीवन से संबंधित बातें, उनके अनुकूल जीवन जीना ही पुण्य है और उनके प्रतिकूल जीवन जीना ही पाप है। क्या बात है, एक्सीलेंट पॉइंट। मैं युवाओं से प्रेरित कहूँगा कि आप उपनिषदों का अध्ययन करें, आप स्वयं उनका अर्थ समझने लगेंगे। मेरे कहने से ही आप भरोसा मत कर लें, आप स्वयं अध्ययन करिए और मेरी कही हुई बातों को आप स्वयं जांच करें, क्योंकि मैं जो भी बातें कहता हूं आप उस पर तुरंत आंख मूंद के भरोसा मत करिए। किसी की बात पे नहीं करना, किसी की भी बात पे नहीं, पहले खुद जांच विकसित करने का एक अभ्यास करिए, तब आप भरोसा करिए। समाज में ज़्यादातर घटनाएं अपने आप कम हो जाएंगी। बिल्कुल। अपने आप हम बहस में नहीं पड़ेंगे। बहस करने से पहले उसका जान तो ले कि आखिर वो है क्या। जिन बातों पे पाप और पुण्य पे लोग बहस करते हैं, क्या वो वास्तव में पाप और पुण्य के बारे में व्याख्या करने वाली किताबों को पढ़े हुए होते हैं? बिल्कुल नहीं। तो ऐसे लोगों को हम नहीं समझा सकते। हम सिर्फ उन्हीं को समझा सकते हैं जो चाहते हैं पढ़ना, उनको मार्ग दिखा सकते हैं। और जो नहीं पढ़ना चाहते हैं वो जब समय आएगा तब वो उसका उत्तर पा जाएंगे। आपने बहुत सारी पुस्तकें भी पढ़ी हैं हरिओम जी, तो कोई 2 पुस्तकें रिकमेंड करिएगा जो हर किसी को अपने जीवन में पढ़नी चाहिए। बताइएगा जरा हमारे दर्शकों को कि वो कौन सी 2 पुस्तकें हैं जो अपने जीवन में वो जरूर पढ़ें। जो 2 किताबें आपने बोली, मैं सिर्फ एक नाम लूँगा, वह है वेद। आप जीवन में वेद का अध्ययन अलग अलग तरीके से अनुवाद के जरिए या आचार्य के संग में बैठ करके, उपनिषदों का अध्ययन करके, या उनके बारे में जो व्याख्या करने वाले हैं उनका अध्ययन करके आप वेदों के अंदर निहित बातों का अध्ययन करें, आपको अपने आप जीवन में उत्तर मिलने लगेगा। और जो ये समस्त संसार में जो भी पुस्तक संस्कृति में विद्यमान है वेद से ही निकला हुआ है। जो भी अपनी विचार रखता है वो उसका स्वतंत्र का विचार नहीं है, वो वेद को ही अपना स्रोत मानता है। मैं जो बातें आपको कह रहा हूँ ये मेरी बातें नहीं हैं, मैं जो भी कुछ स्वामी विवेकानंद से समझा हूँ और उन बातों को समझ के जो अनुभव प्राप्त किया हूँ, और ये सब अनुभव कहाँ से आ रहा है, उन्होंने भी तो वेद का ही प्रचार किया ना, वेदांत का ही प्रचार किया ना। तो कोई भी पुस्तक जो आपको सत्य के करीब लेकर जाती है वही आपके लिए अच्छी है।
यही मेरा फाइनल उत्तर है कि जो भी पुस्तक आपको अपनी शक्तियों से रूबरू कराती है और सत्य के समीप लेके जाती है, वही आपके लिए सर्वश्रेष्ठ पुस्तक है। बिल्कुल। आपको सुनने के बाद एक पुस्तक मेरे दिमाग में बहुत ज़्यादा आ रही है, श्रीमद् भगवद गीता। ये एक ऐसी पुस्तक है जो हर इंसान को मेरे अकॉर्डिंग पढ़नी ही चाहिए। बहुत सुंदर पुस्तक और है। श्रीमद् भगवद गीता उसी वेद या उसी वेदांत का ही सार है मित्र। वेदांत का ही एक सार स्तंभ है वो, उपनिषद का ही सार है श्रीमद् भगवद गीता। तो असल में सोर्स कौन सा हुआ? वेद। वेदांत उसका अंतिम भाग। और हर एक किताब, हर एक पुस्तक जो भी वेद के अर्थ को आप तक आसान भाषा में पहुंचाती है, वही आपके लिए श्रेष्ठ है। बिल्कुल। सब लोग वेद पढ़ नहीं सकते, सबको संस्कृत आती नहीं, तो जो भी पुस्तक वेद की बातों को आसान भाषा में आप तक पहुंचाए, पहले आप जांचें कि कौन बात वो बता रहा है, किसकी लिखित पुस्तक है, स्वयं उस व्यक्ति का जीवन कैसा है। इन सब जांच परख को आधार बना करके फिर आप उस पुस्तक को चूज करें और फिर आप उसका अध्ययन करें। स्वामी विवेकानंद जैसे लोग जिनकी पुस्तकें प्रामाणिक हैं, भगवद गीता प्रामाणिक है, जो भी प्रामाणिक पुस्तकें हैं आप उनको चयन करें, उनके आधार पर आप पढ़ें और अपने जीवन में सत्य के करीब पहुंचने का प्रयास करें। बिल्कुल। भगवद गीता एक ऐसी किताब है जिसे आप अपना एक स्तंभ बनाकर वेदांत तक जा सकते हैं। वेद सर्वप्रथम संहिता भाग आता है जिसमें कर्मकांड लिखा हुआ है। कुछ समय बाद क्या होता है कि उस कर्मकांड को करने वाले लोग एक और भी आसान भाषा में समाज के सामने प्रस्तुत करते हैं, तो वो बन जाता है ब्राह्मण भाग। और भी वेद के भाग को आसान भाषा में करने के लिए लोग जंगलों में जाकर के उसके ऊपर चिंतन मनन करते हैं, तो वो भाग बन गया अरण्यक भाग। और फिर बाद में ऐसा हुआ कि वेद की भाषा को समझने वाले लोग, उसकी बातों को जानने वाले लोग बड़ी मुश्किल हो रही थी। तब उपनिषदों का प्रारंभ हुआ, उपनिषद आना प्रारंभ हुए कि वेद की भाषा को और भी आसान भाषा में जो है और भी अच्छे तरीके से प्रकट करो, तो उपनिषद आए और ये उपनिषद ज्ञान कांड बन गए। ये मनुष्य के जीवन की ज्ञान वाले भाग को दिखाते हैं। और वेद उपनिषद का अंत जो है वेदांत होता है और वेद का अंतिम भाग वेदांत है। वेद चार, अगर आप बोले तो चार पार्ट में पूर्ण हुआ, संहिता भाग, ब्राह्मण भाग, अरण्यक भाग और उपनिषद भाग या वेदांत भाग। और सबसे अंतिम भाग है उपनिषद, इसलिए इसको वेदांत कहा गया है। और इसी वेदांत या उपनिषद की बातों को अलग अलग समय पे समाज में लोग अलग अलग तरीके से प्रचारित करते हैं, करते आए हैं और करते रहेंगे। कभी भी अंत नहीं हो सकता। थैंक यू, आपने इतने सारी बातें अपने मुझसे पूछी, आपने आज विचार मांगा, आपने मुझे इस योग्य समझा कि बातचीत की जाए और यह भी बातचीत शायद कल्याणमय हो। यही मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि जो भी कुछ हम लोग करें वो हमेशा कल्याण को ध्यान में रख के ही करें। तो हरिओम जी, 10 एवं 100 पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके लिए मेरे पास एक छोटा सा उपहार है, अगर आप इसे लेंगे तो मुझे काफ़ी प्रसन्नता होगी। ये आपके लिए मेरी तरफ से एक छोटी सी भेंट, स्वीकार करिए। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। जय श्री गुरु महाराज जी की जय, जय महामाई की जय, जय स्वामी जी महाराज जी की जय, गंगा मैया की जय, राजा रामचंद्र की जय। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। तो अभी हम लोगों की इतनी वार्तालाप हुई, हरिओम जी आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा जी। अभी जो आगे इस शो पर गेस्ट आने वाले हैं, उनको इस शो पर क्यों आना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा और आप बताइएगा। आ करके आप कुछ समय चिंतन मनन करने का ये एक अवसर मान सकते हैं और कुछ नहीं। प्रश्न और हमारे भीतर से क्या उत्तर निकल रहा है, इसका आप एक प्रमुख अवसर मान सकते हैं। और लोगों के कल्याण के लिए कैसे आपके अनुभव कार्य काम आ सकते हैं, यही मेरा आपसे संदेश है।
जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो दोस्तों, आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा, आप लोग अपनी राय कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मुझे तो आज हरिओम जी के माध्यम से बहुत कुछ सीखने को मिला है। मैं पूरी उम्मीद करता हूँ हमारे दर्शक भी हरिओम जी से बहुत कुछ सीखेंगे। तो आपका फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद हरिओम जी, हमारे शो पर आने के लिए। धन्यवाद। आपने इतना समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका। धन्यवाद। जी, नमस्कार। आपका।